यो हमने 3 चैप्टर का अध्ययन किया। यूरोप में पुनर्जागरण, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्यवाद। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी थी कि यूरोप को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जा रही थी। यही कारण था कि इन्हीं के फलस्वरूप एक नई क्रांति हुई जिसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। मध्यकाल के अंत में बात करें हम यूरोप की, भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद व धर्म सुधार जैसे अनेक परिवर्तन हुए और इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम था औद्योगिक क्रांति। जब यूरोप के अंदर वाणिज्यवाद व पूंजीवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था तो उसके लिए, उत्पादन के लिए नई तकनीकों की जरूरत थी, नए आविष्कारों की जरूरत थी। और इन्हीं तकनीक जो विकसित हुई उस समय और जो आविष्कार हुए, जो खोजें हुई, जो नई चीज़ें यंत्र के रूप में बनी, उसी से हम औद्योगिक क्रांति का मतलब समझते हैं। मतलब उन्हीं का परिणाम क्या थी? औद्योगिक क्रांति थी। इतिहासकार फिशर ने औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 1769 से माना है, जब आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। और यह भी माना कि चूंकि जब ये कारखाने शक्ति से चलने लग गए, शक्ति यानी ऊर्जा से, तभी यह माना जाएगा कि एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यद्यपि ये औद्योगिक क्रांति निरंतर चलती आ रही है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि औद्योगिक क्रांति है वो पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि परिवर्तनों की जो प्रक्रिया है वो आज भी जारी है और निरंतर चल रही है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुटीर उद्योग धंधों का स्थान धीरे धीरे बड़ी मशीनें या छोटी मशीनें ले रही थी। यानी हाथ का काम है वो मशीन के द्वारा होने लगा और उसी आमूलचूल परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा। तो मनुष्य ने जब उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग अब कारखानों से करने लगा, या कहते हैं कि जो हाथ का काम मशीन ने ले लिया, तो मनुष्य ने शक्ति चालित मशीनों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। एक मशीन ने दूसरी मशीन का आविष्कार करने का मार्गदर्शन किया और धीरे धीरे जो हस्तशिल्प का काम था वो मशीन के द्वारा किया जाना प्रारंभ होने लगा। यद्यपि यह गति तुरंत नहीं आई, इसमें कई वर्षों का समय लगा। वैज्ञानिकों की कठोर तपस्या थी और वैज्ञानिकों ने जब अपने प्रयोग परीक्षण के द्वारा सफल कर लिए, तब उन्होंने उद्योग का स्थान ले लिया। यानी जिस मशीन के ऊपर वो काम कर रहे थे, जब वो मशीन जिस कार्य के लिए बनाई जा रही थी वो कार्य करने लगी, तो वैज्ञानिक की तपस्या सफल हो गई। टाइनबी का मत है कि 18वीं शताब्दी में हुए ये परिवर्तन इतने पूर्ण थे और इतनी शीघ्रता से हुए कि इनको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देना उचित है, क्योंकि लगभग 60-70 वर्ष के काल में बहुत सी मशीनों का प्रयोग हुआ। तो इसको ये कह सकते हैं हम कि ये समय तो कई वर्षों का था, लेकिन इस कार्य के लिए हम ये मानते हैं कि ये जल्दी ही कार्य हुआ था। इसलिए जो शीघ्रता इसमें दिखाई गई, इसलिए इसको क्रांति का नाम दे दिया गया। इतिहासकार हेजन ने घरेलू उद्योग धंधों के मशीनीकरण को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। तो इस तरह जब औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाने की बात आती है, तो हम इतिहासकार फिशर, टाइनबी और हेजन ने जो क्या कहा है उसके द्वारा औद्योगिक क्रांति को समझाया जा सकता है। और इसमें मोटी बात यही है कि ये मशीन का युग था जिसमें कुटीर उद्योग धंधों व हस्तशिल्प का कार्य अब हाथ के बजाय मशीन से होने लगा। हेजन के अनुसार
टैनवी के अनुसार जो ये कार्य, ये जो प्रगति जितनी शीघ्र होती है, उस शीघ्रता के हिसाब से इसको औद्योगिक क्रांति का नाम दे दिया। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि व परिस्थितियाँ देखिए। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन कृषि में क्रांति हो गई। भूमि की चकबंदी होने लगी। छोटे किसान अपनी भूमि से वंचित हो गए और बड़े बड़े फार्म हाउस बने। बड़े कृषक जमींदार काम ढूंढने लगे, जबकि अधिकांशतः नगरों की ओर पलायन करने लगे। वे अब जीविकोपार्जन के लिए किसी भी मजदूरी का कार्य करने को तैयार थे। वजह क्या था कि जब कृषि क्रांति हुई तो भूमि की जब चकबंदी होने लगी, छोटे किसान बर्बाद होने लगे और अब वो अपने कार्य के लिए नगरों की तरफ प्रस्थान करने लगे। परंपरागत कृषि प्रणाली में कृषि स्थानीय जरूरतों को ही पूरा करता था। वह शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या लाभार्जन के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उत्पादन होता ही इतना था। इसलिए अब वह कृषि के अंदर नए उपकरण व वैज्ञानिक विधियों से कृषि करने का प्रयास करने लगा। उन्होंने यह जरूरत महसूस की और इन्हीं प्रयत्नों के तहत 1701 में टल नामक व्यक्ति ने एक यंत्र का आविष्कार किया। उसने एक ड्रिल मशीन बनाई जिसके द्वारा कतार के अंदर अनाज की बुआई की जा सकती है। टाउनशेंड ने विभिन्न फसलों को कार्मिक रूप से बोने तथा भूमि को अलग अलग फसलों के लिए अलग से तैयार करने की पद्धति, इसको कहते हैं फसलों को बदल बदल की, यानी एक ही जमीन में लगातार वही फसल न बोई जाए। इससे उत्पादन बढ़ता है और अगर उस भूमि में वो फसल बोई जाएगी तो धीरे धीरे उत्पादन है वो कुछ वर्षों बाद में बिल्कुल डाउन हो सकता है। एक और वैज्ञानिक थे वेकवेल ने, उसने नस्ल सुधार का तरीका खोजकर पशुधन के मार्ग में वृद्धि की, यानी उसने पशुओं को, यानी अच्छी नस्ल के पशुओं को किस तरह से पैदा किया जाए, उसके लिए उसने कार्य किया। तो आर्थर यंग नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की। इसे नवीन खेती का जनक भी कहा जाता है। उसने अपने विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अनेक पुस्तकें लिखी और कृषि का इतिहास नामक उसकी पुस्तक है, वो काफ़ी प्रचलित रही। इसके बाद इतिहासकार आता है 1840 में लेविंग। इसने रासायनिक खाद का आविष्कार किया और इस रासायनिक खाद ने उत्पादन के अंदर तीव्रता से वृद्धि की। बड़े बड़े कृषि फार्मों में श्रमिकों द्वारा फसल काटने में बहुत समय खर्च होता था, इसलिए अमेरिका में साइरस व कॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीनों का भी आविष्कार किया। अब ये मशीनें एक आदमी का जो काम होता था, वो मशीन है वो बहुत जल्द कर देती थी। तो 10 आदमियों का काम, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 10 आदमी एक दिन में काम करते हैं, मशीन उससे कितना ही जल्दी वो काम कर देती थी। इसलिए अब जमीन किसान के पास जो है वो पूरी उसको जोत सकता था, उसमें बुआई कर सकता था। पहले किसान की लिमिटेशन थी कि वो कितना कार्य कर पाएगा, उतनी भूमि को जोतता था, लेकिन अब मशीनों से काम किया जाने लगा तो अपनी तमाम जो भूमि है उस भूमि को वो उपयोग में ले सकता है और मशीनों के द्वारा उस पर काम करके समय पर वह अपना कृषि संबंधी कार्य पूरा कर सकता है। नए आविष्कार प्राय जनता में शीघ्रता से स्वीकार्य नहीं होते। यही ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो पुरातनपंथी थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए कई जगह विरोध भी हुआ। इसलिए सरकार ने कुछ कानून भी बनाए और कृषकों ने उन कानूनों का सहारा लेकर के कार्य किया। 17वीं शताब्दी में जब वाणिज्यवादी युग था, बड़ी मात्रा में लोगों ने अपना धन जमा कर रखा था, खूब पूंजी संचय कर रहे थे। व्यापारिक कंपनियों ने न केवल बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा किया बल्कि उपनिवेशों की स्थापना में भी वे सक्रिय थी। इसलिए अब उनको कच्चा माल तो उपनिवेशों से मिल सकता था और जब ये मशीनें बना ली उन्होंने तो उन मशीनों के लिए जो कच्चा माल जिनकी आवश्यकता थी वो तो उनको सस्ती दर पर प्राप्त होता। उन्हीं मशीनों में उसका उत्पादन करके और
उसको उन्हीं उपनिवेशों के बाजार में पुनः बेच देते। अब ये तैयार माल और कच्चे माल के बीच में जो अंतर था वह उनका लाभांश था। इसलिए उन लोगों को बड़ा फायदा हुआ और निरंतर ये मांग होने लगी कि अब घरेलू तरीकों के बजाय मशीन से कार्य किया जाना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे वैज्ञानिक है वो नवीन मशीनें बनाने के लिए कोशिश करने लगे और नई मशीनें ईजाद हो रही थी। इसलिए कृषि के अंदर बिल्कुल क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति की प्रगति। देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि जब उपकरणों का आविष्कार हुआ तो कृषि कार्य में या किसान को सहायता मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रांति का फायदा मिला वो था वस्त्र उद्योग। सबसे पहले जॉन के ने 1733 में एक यंत्र बनाया जिसको कहते हैं फ्लाइंग शटल, और इसमें जुलाहों की जो बुनाई क्षमता थी वो बढ़ गई। यानी ये जो फ्लाइंग शटल है वो 8 आदमियों का काम अकेली कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे इनमें भी सुधार की कोशिश की गई। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी यानी चरखा का आविष्कार किया। इसमें एक साथ सूत के 8 धागे निकलते थे। 1769 में रिचर्ड आर्कराय ने स्पेनिक जेनी में सुधार कर लिया और वाटर फ्रेम नामक सूत काटने का एक चरखा बनाया। यह जल शक्ति से भी चल सकता था। इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि इतिहासकार फिशर ने आर्कराइट के वाटर फ्रेम से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी है, क्योंकि पहले के जो दोनों मशीनें थी वो हाथ से चलती थी, वो ऊर्जा से या शक्ति से नहीं चलती थी। और इसी से जब औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात माना है। सैमुअल क्रम्पटन ने स्पेनिक जेनी व वाटर फ्रेम दोनों को मिला दिया और 1779 में स्पेनिंग म्यूल का निर्माण किया। इसमें सूत बड़ा महीन काटा जा सकता था और सिगरता से भी। 1785 में कार्टराइट ने शक्ति चालित करघे यानी जिसका पावर लूम बोलते हैं उसका आविष्कार कर दिया। ये वाष्प और जल दोनों शक्तियों से चलती थी। बड़े कारखाने की जरूरत पड़ी तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन इसके बाद शुरू हुआ जब पावर लूम का आविष्कार हो गया। नई मशीनों के निर्माण में इस्पात की आवश्यकता थी। इसके लिए लोहे से गलाने और लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसी समय कुछ चीज़ें और भी हुई कि 1750 के आसपास पत्थर से कोयले का प्रयोग कर इस्पात निर्माण को सुगम और सस्ता बना दिया। पत्थर का कोयला वो होता है जो जमीन से निकलता है। ये कोयला ऊर्जा भी ज़्यादा देता है और सस्ता भी पड़ता था लकड़ी के कोयले से। पत्थर के कोयले की खानों में जब पानी भरता था तो उसको वर्षा काल में तो पत्थर का कोयला वो निकालें कैसे? इस समस्या के समाधान के लिए न्यूकोमेन ने एक वाष्प इंजन का आविष्कार किया। इस वाष्प इंजन से क्या होता था कि खदानों का पानी निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता था और अब कोयले की खुदाई हो जाती थी। यह ईंधन बहुत सस्ता था। 1769 में जेम्स वाट ने इस इंजन में सुधार कर दिया और उसे और उपयोगी बना दिया। उसने 1775 ईस्वी में एक उद्योगपति के सहयोग से इंजन बनाने का कारखाना स्थापित किया। अब खानों से पानी निकालने, छपाई करने, सामान ढोने तक के वाष्प शक्ति का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार कृषि के अंदर जैसे कपास के अंदर बिनोले अलग करना और रुई अलग करना, इसके लिए भी एक मशीन का आविष्कार हुआ 1793 में। एली व्हिटने ने कपास ओटने की एक मशीन बनाई जिनको कॉटन जिन कहा जाता है। यह 50 व्यक्तियों के बराबर ये मशीन अकेले ही काम कर देती थी। इस प्रकार जो मशीनों का निर्माण हुआ उससे विभिन्न उद्योग हैं वो उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे सभी उद्योगों का मशीनीकरण होता गया और इस तरह औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। हमने कहा कि औद्योगिक क्रांति बंद नहीं हुई,
बल्कि औद्योगिक क्रांति तो आज भी धीरे धीरे एक प्रक्रिया के अधीन चल रही है। इसी तरह यातायात के क्षेत्र में भी क्रांति आई। यातायात क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति भी असंभव थी, क्योंकि व्यापारियों को और उद्योगों को अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता था। जैसे कच्चा माल लाना है, जैसे कोयला लाना है, इस्पात आदि व मशीनों के परिवहन के लिए, गतिविधियों के विकास के लिए परिवहन की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसके लिए स्कॉट का एक इंजीनियर था मैकेडेम, इसने सड़क निर्माण की नई विधि खोजी और इससे नई सड़कें बनना प्रारंभ हुई। पक्की सड़क निर्माण की इस विधि को मैकेडाइज्म कहा जाता है। मैकेडम के नाम से मैकेडाइज्म। इसमें नीचे जैसे बड़े पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उससे ऊपर छोटे पत्थर, और फिर बाद में उसको समतल करके और उसके ऊपर पक्की सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कें भारी व तेज वाहनों के अनुकूल हो गई। इसके अलावा नहरों के अंदर भी यातायात चलाने के लिए सुविधा उपलब्ध या मुहैया कराने के लिए जेम्स बिंडले नामक एक इंजीनियर था। उसने माल परिवहन का वे पहले की अपेक्षा आधा कर दिया। उसने भी प्रमुख नगरों को जो नहर से जोड़ा गया या जो बड़ी नदियां थी उससे जुड़े हुए थे, उनके द्वारा एक माल परिवहन नामक यंत्र तैयार किया गया। जेम्स बिंडले ने छोटी जैसे नाव जैसा था। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड दी लेसेस ने स्वेज नहर का निर्माण किया 1869 में। इसे यूरोप और भारत के मध्य दूरी पहले से 1/3 हो गई। पहले पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा करके यूरोप आना पड़ता था। अब जब इस भूमि के छोटे से टुकड़े को काट दिया गया तो दूरी आधी हो गई। परिवहन के क्षेत्र में वाष्प शक्ति का भी प्रयोग होने लगा। 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प शक्ति चालित नौका का आविष्कार किया। तदुपरांत वाष्प चालित विशाल मालवाहक जलयानों का निर्माण हो गया। 1814 ईस्वी में एक क्रांतिकारी मोड़ आया और जॉर्ज स्टीवेंस ने वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया। इसके फलस्वरूप मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य 1830 में पहली गाड़ी चली। रेलों के माध्यम से अब कच्चे व निर्मित माल का परिवहन सस्ता भी हो गया और सुगम भी हो गया। चार्ल्स गुडियर, आज गुडियर के टायर भी आते हैं, द्वारा रबड़ के वल्कनीकरण करके टायर बनाने की विधि खोजी। इसी तरह 1880 में पेट्रोल इंजन के आविष्कार ने परिवहन के क्षेत्र में और भी दूरगामी परिवर्तन प्रशस्त किए। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई वह संसार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में थी और एक मशीनी युग का प्रारंभ हुआ। लेकिन ये औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई और इस औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम निकले वो कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।